महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह कहना है कि शिवसेना के अड़ियल जो रवैया है उसके चलते ही गठबंधन टूटा। हालांकि गडकरी का यह भी कहना है कि बीजेपी शिवसेना के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। नितिन गडकरी से बात की हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन तोड़ने का सबसे बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। क्या बीजेपी को इस दांव में जीत हासिल होगी? क्या अकेले दम पर बीजेपी सत्ता बनाने में कामयाब होगी? इन जैसे कई और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ लीडर नितिन गडकरी। नितिन जी, IBN 7 में आपका स्वागत है। हम बात शुरुआत करते हैं खुदगर्जी से। 25 साल का आप लोगों का गठबंधन था। जिस दिन गठबंधन तोड़ा गया उस दिन आपके नेताओं ने कहा था कि हम साथी दलों को छोड़ नहीं सकते हैं। जिस पार्टी के साथ आप 25 साल रहे, 8 महीने साथी दलों के साथ रहे, ऐसा इन 8 महीनों में क्या याराना हुआ कि आप लोग 25 साल की दोस्ती तोड़ने के लिए राजी हुए? देखिए, हमारी शिवसेना के साथ 25 साल से दोस्ती थी और लोकसभा के हर चुनाव में उनको हमने सीट भी हमारी बढ़ा कर दी और हमने सीट छोड़ी। इस बार हमारी अपेक्षा थी कि 144 पे हमारी अलायंस हो, पर शिवसेना उतना सीट हमको नहीं दे सकी। आखिर में हमने उनको ये कहा कि जो सीटें 59 सीटें ऐसी कि जो आज तक शिवसेना कभी जीती नहीं है, उसमें से जहाँ डिपॉजिट जब्त हुआ ऐसी भी कोई 12 सीटें हमको कम से कम 130 सीटों पर हम लड़ते हैं, तो 12 सीटें वो हमको दें। हमने उनको रिक्वेस्ट की, हमको लगा कि हमारी बात को मान्य करेंगे, पर उनने चुनाव के पहले ही 151 सीटों पर अपनी कायम भूमिका रखी और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी घोषणा कर दी और इसके कारण दुर्भाग्यवश हमारी अलायंस नहीं हो पाई। इस बात का हमें जरूर दुख है और दर्द भी है। लेकिन दो चीजें इसमें, एक आपको 135 सीटें चाहिए थी, शिवसेना 151 सीटें लेना चाहती है। अगर आप लोग दोनों का साथ में रहते, जैसे हमेशा से लड़ता है, किसी एक साथी दल को छोड़ जाने दिया होता, लेकिन आपके ऊपर आरोप तो यह लगाया जा रहा है कि आप लोगों की नीयत ही नहीं थी। देखिए, साथी दलों को छोड़ना, उनके साथ भी हमने कमिटमेंट की थी, भाजपा और सेना ने दोनों ने मिलकर। सवाल भी कुछ ना कुछ तो शेयर देना पड़ेगा। नितिन जी, सवाल वही है कि 8 महीने की दोस्ती में क्या ऐसा यारान हुआ कि 25 साल की दोस्ती तक तोड़ने का बड़ा फैसला आप लोग ले रहे हैं? कहा था कि 288 में से हम लोग एक 10-12 सीटें उनको भी देंगे और बाकी सीटों में हम दोनों मिलकर उसमें से 130 हम लेंगे। ऐसी भी बात हमने उनको कही थी। क्या मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार उन्होंने उद्धव ठाकरे को घोषित किया? इसलिए तकलीफ भी हमारे तरफ से कम जो हमारी बात है वो उनको कहने की कोशिश की। अब ये अलायंस नहीं हो पाई, ये तो इतिहास है और इसलिए हम उस बात को स्वीकार करते हैं। पर आज प्रश्न हमारे सामने सबसे बड़ा है, हमको शिवसेना से नहीं लड़ना है, हमको कांग्रेस और एनसीपी से लड़ना है। महाराष्ट्र पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए खर्चा होने के बाद में भी केवल 0.01% सिंचाई हुई है। आज महाराष्ट्र में लोड शेडिंग है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, सबसे ज्यादा देश में किसानों ने आत्महत्या महाराष्ट्र में की है। ऐसे समय महाराष्ट्र को बचाना और कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्ट राजनीति से महाराष्ट्र को मुक्त करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि हमको निश्चित रूप से बीजेपी की ताकत के भरोसे हमको मेजोरिटी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। आप उम्मीद जता रहे कि आपको मेजोरिटी मिलेगी, लेकिन शिवसेना तो ये कह रही है कि दोस्त की पीठ में खंजर घोंपने वाले को जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, उन्होंने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए उनका अधिकार है। ना हमने किसी के पीठ में खंजीर डाला है, ना हम इस प्रकार की कोई राजनीति कभी की है। ये सीटों के एडजस्टमेंट की बात है, नहीं हो पाई। उन्होंने जो हमको अपेक्षा थी वो नहीं दे पाई, हमारी अलायंस नहीं हो पाई। लेकिन अब शिवसेना जो है गठबंधन के मुद्दे को भावनात्मक मुद्दा बना रही है, जनता के बीच जा रही है और बीजेपी को खुदगर्ज के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। आपको लगता है नुकसान होगा? देखिए, शिवसेना ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उनका प्रश्न है। जहां तक हमारी बात है, हम शिवसेना के ऊपर कोई टीका टिप्पणी उनके नेताओं पर नहीं करेंगे। हम कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस और एनसीपी की सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ कर फेंक देना, ये हमारा काम है और ये हमारा टारगेट है। बाकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। आपने एनसीपी का जिक्र किया, उद्धव ठाकरे ने एक और आरोप लगाया है कि आप लोग की पोस्ट पोल अलायंस की डील हो चुकी थी। क्या डील हुई, आप बता दीजिए शिवसेना को। बार बार वो यही कह रहे हैं। नहीं, हमारी कोई डील हुई नहीं है और हमारी कोई बातचीत हुई नहीं है। अगर हमारे अलायंस की बातचीत होती तो शिवसेना से अलायंस तोड़ने के बाद उनके साथ हम अलायंस करते हैं।
इसका कोई संबंध नहीं, आरोप सब बेबुनियाद है। लेकिन उन्होंने और एक बात कही कि सिर्फ अभी नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त भी आप बीजेपी ने एनसीपी को एनडीए में लाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवसेना ने विरोध किया, इसलिए वो मुमकिन नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि अब ये सब विषय पास्ट में चले गए, इस पे चर्चा करने का कोई उपयोग नहीं लेकिन है। इसमें सच्चाई है मैं कुछ। इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शिवसेना के सभी आरोपों का न मैं जवाब देना चाहता हूं, न मुझे जवाब देना है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं उनकी जवाब ना दीजिए, लेकिन एक अहम मुद्दा उन्होंने उनकी तरफ से उठाया गया है कि जिस तरह से पीएम मोदी बड़ी रैलीज करने वाले हैं, उनको आमंत्रण दिया गया है, अगर मोदी लहर है तो उनकी रैलीज की क्या जरूरत है, और पीएम जितने बड़े। देखो, हमारे पार्टी में जब चुनाव होता है तो पूरे पार्टी के नेता पूरे ताकत के साथ जाते हैं। हर जिले में मोदी जी आना चाहिए, कार्यकर्ताओं की, जनता की मांग है, और इसी बहाने वो जा सकते हैं। इसलिए सबका आग्रह है कि वो आए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय उनका लेने की कोशिश पार्टी कर रही है। लेकिन इसमें और एक चीज निकल कर आई है कि जिस तरह कांग्रेस के लिए गांधी परिवार अब मजबूरी बन चुकी है, ठीक उसी तरह से बीजेपी के लिए भी नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और चारा नहीं है उनके ऐसा खिलाफ। कहाँ है? आज मैंने 28 सभाएं पूरी की, 4 दिनों में मैं भी रैली कर रहा हूं, हमारे बाकी नेता 300 रैली कर रहे हैं। पूरी पार्टी ताकत के साथ भिड़ी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारी पार्टी ये कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है, पार्टनरशिप पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और कोई एक व्यक्ति हमारे पार्टी का मालिक नहीं है। हम सब लोग मिलकर पार्टी का काम करते हैं। इसी पार्टी का, हमारा पार्टी का यही कैरेक्टर है और कल्चर है। फिर पीएम साहब को ही क्यों? क्योंकि हर जगह चलो चलो। अरे भाई, पीएम साहब हमारे नेता है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता है, उनको नहीं बुलाएंगे तो क्या आपको बुलाएंगे? नहीं, आप कह रहे चलिए, लेकिन वो देश चलाएंगे, राज्य चलाने के लिए मुख्यमंत्री की जरूरत होती है। उन्हें हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही तो हमारे सब पार्टी के नेता प्रचार के लिए नहीं आएंगे? जनता जिनको मांग करेंगे वो आएंगे नहीं, समय नहीं निकालेंगे? मुझे बताइए, हमारे पार्टी के नेता, हमारे प्रधानमंत्री अगर हमारे प्रचार के लिए आए, उसमें गलत क्या है? लेकिन जो अभी क्या बात इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करती थी? करते, क्या लेकिन राजीव इतने बड़े गांधी नहीं पैमाने करते? पे नहीं करते। क्या बात कर रहे सवाल हैं आप? सोनिया गांधी हर जिले में जाकर तालुका प्लेस पे जाके प्रचार करके आई, वो नहीं गई। देखो, हर पार्टी का नेता अपने पार्टी के लिए घूमता है, उसका अधिकार है। तुमने 2 ही सभा क्यों लेना, 5 ही सभा क्यों ना, 10? लिखा है क्या कोई संविधान में कि पार्टी का प्रधानमंत्री 5 के ऊपर सभा न ले? ऐसा कहीं लिखा नहीं है। कार्यकर्ताओं की मांग है, जिला के लोगों की मांग है, लोग नरेंद्र मोदी जी को सुनना चाहते हैं, उनकी एक इमेज है, और इसलिए वो देश में प्रवास कर रहे हैं। क्या जो आरोप इस तरह लगा रहे बीजेपी, क्या वो डरे हुए नरेंद्र मोदी? देखो, जिनको आरोप करना है वो करते रहे, सब आरोपों की दखल लेना हमारे लिए भी कोई आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन एक और अहम मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव की हम बात करें, तब नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। महाराष्ट्र की बात करें, अब तक आप लोगों ने मुख्यमंत्री का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया। दिक्कत कहाँ रही? क्या सीएम के उम्मीदवार दिल्ली से आएंगे, या महाराष्ट्र में इतने ज्यादा उम्मीदवार है कि आपको कोई एक नाम बताने में अड़चन हो रही है? देखो, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय उसका निर्णय करेगा लोकतांत्रिक मार्ग से। पर लेकिन कोई चेहरा आप जो बता पाए, क्योंकि लोग चेहरे ही चेहरे है भाई, हमारे ऐसे चेहरे के सब मुख्यमंत्री बनने लायक है। इसके आगे बढ़ते हैं। आपकी हाल में अमरावती में राज ठाकरे से मुलाकात हुई थी, क्या सेहत के अलावा किसी और चीज पे आपकी बात हुई? मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं 4थे मंजिले पे होटल के रूम में था, वो पहले मंजिले पर थे। वो अनायास से वहाँ आए थे, तो मैंने पूछा उनकी तबीयत कैसी है, क्या? सब ठीक चल रहा है। वो मेरे मित्र है, मैं 10 बार कह चुका हूँ। अगर वो मेरे विरोध में भी काम करते या प्रचार करते तो भी हमारी मित्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता। और महाराष्ट्र की ये परंपरा रही है कि हम राजनीति में भले एक के विचारों के विरोधी रहे, पर व्यक्तिगत रूप से हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में एक आरोप लगाया बीजेपी पर कि जब बीजेपी के उम्मीदवार उनके एमएनए से टिकट मांगने आ रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, वो आपको फोन करते थे भाई इनको बचाइए, हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने आप लोगों ने उनका एक आमदार खींच लिया अपनी तरफ। देखो, मुझे इतना डिटेल पता नहीं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में टिकट बांटने के इसमें और इस स्थिति में सभी बातों की जानकारी मुझे नहीं है। उन्होंने कहा ये मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप विश्वास तो दिखा रहे कि आपको बहुमत मिले, लेकिन अगर मदद की जरूरत पड़ी तो क्या, अगर एमएनएस का साथ की आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप राज ठाकरे से बात करेंगे? जैसी स्थिति आएगी तब राज ठाकरे से पहले आपसे सलाह करेंगे और फिर निर्णय करेंगे। एक और चीज, हिंदुत्व के मुद्दे पर आप और शिवसेना साथ में आए थे, आप भले ही अलग हो गए, क्या उनके साथ भी अलायंस भविष्य में मुमकिन हो सकता है, या फिर पूरी तरह से दरवाजे बंद हो गए? देखिए, शिवसेना के साथ हमारा संगठनात्मक और वैचारिक जो रिश्ता है वो कायम है। चुनावी तालमेल नहीं हो पाई है और इसलिए हम अलग अलग लड़ रहे हैं, पर भविष्य में ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर इस बात के लिए सोचेंगे। एक दो मुद्दे आखिरी सवाल लूंगा आपसे। एक पहला भ्रष्टाचार का मुद्दा, आप हर बार बीजेपी जो है कांग्रेस एनसीपी पर भ्रष्टाचार का मुद्दा लगाते आ रही थी, उनके नेताओं पर हमले कर रही थी, लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव की बात है, लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, विजय कुमार गावित का नाम लेना चाहूंगा, एनसीपी में थे, अब आपके टिकट पर चुनाव लड़ रहे,
ये बीजेपी का दोहरा मापदंड क्यों? कथनी और करनी में इतना फर्क? देखो, आरोप कोई भी किसी के ऊपर करता है, आरोप करने से कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता। अभी आरोप साबित होंगे तब बात हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऐसे कोई नेताओं को पार्टी में नहीं लिया है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं। चलिए ठीक, एक आखिरी सवाल, बार बार आपसे यही सवाल पूछा जाता है कि आप भले ही आप कह रहे कि आप दिल्ली में खुश हैं, लेकिन अगर पार्टी ने कभी आपको जिम्मेदारी दी या आपके ऊपर कभी ऐसा मौका आया तो क्या आप जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद की उठाने के लिए तैयार तो हैं? पार्टी ने मुझे पूछा नहीं है। अगर मौका आया तो जिम्मेदारी उठाने अगर के लिए? मौका आएगा तो मैं पहले आपसे पूछूंगा ना, मेरे आने की कोई इच्छा है। मैं दिल्ली में अच्छा काम कर रहा हूं और दिल्ली में खुश हूं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नितिन गडकरी, जिन्होंने बीजेपी पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है, साथ ही में विश्वास जताया है कि बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र में बहुमत हासिल करेगी।